हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब सीरीज में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशन को। आज हमारा टॉपिक रहेगा जापान के साथ। हाल ही में इन दोनों कंट्रीज के रिलेशन इवॉल्व हुए हैं। इवॉल्व कैसे हुए हैं? इन दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को 70 साल पूरे कर दिए गए हैं। मतलब कि 70 ईयर्स इन दोनों कंट्रीज ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को पूरा किया है। और ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब बने थे? ये बने थे 1952 में। जो इन दोनों कंट्रीज के डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते हैं वो 1952 में बनने के बाद ये धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं, और वो अभी हम देखेंगे कैसे इवॉल्व होते हैं। और इवॉल्व होते होते ये 2017 में एक फोरम का कह लेते हैं, हम कह सकते हैं कि रूप ले लेते हैं, जिसका नाम है ईस्ट एशिया फोरम। और ये डेवलप्ड कैसे होते हैं? 1991 में इंडिया को बेल आउट किया जाता है। मतलब कि कुछ कंट्रीज मिलके, उसमें से जापान एक कंट्रीज है, जब इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से जूझ रहा था तो उसमें बेल आउट किया जाता है। और ग्लोबल पार्टनरशिप की 2000 में स्थापना की जाती है। ग्लोबल पार्टनरशिप के बाद उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज कर दिया जाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बाद उसको कुछ वक्त आप ये कह सकते हो 2014 में आके स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप का नाम दे दिया जाता है। उसके बाद 2017 में क्या होता है कि एक इस्टेब्लिशमेंट होती है ईस्ट एशिया फोरम। इसके अंडर क्या होता है कि इंडिया अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बूस्ट करता है, आगे मतलब स्ट्रेंथन करता है। और जापान भी अपनी बात कहता है। जापान बात कहता है कि वी नीड, या हमारा जो विजन है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडिया और जापान दोनों अपने ऑब्जेक्टिव को इस फोरम में रखते हैं। तो ये है हमारा जापान के साथ जो रिलेशन डिप्लोमेटिक फॉर्म में इवॉल्व हो रहा है। उसके बाद अगर हम एरियाज ऑफ कोऑपरेशन देखें इस कंट्री के साथ कि किस किस सेक्टर में हम इस कंट्री के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक देख लेते हैं। 2011 में हमने इसके साथ सेपा साइन किया था। सेपा स्टैंड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर आप लोगों को याद हो तो यूएई के साथ जो हमने वीडियो बनाई है उसके अंदर इंडिया ने यूएई के साथ भी यही सेम एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट 2011 में हम जापान के साथ साइन कर लेते हैं। उसके बाद बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टिंग पार्टनर है हमारा, कौन सा? जापान। किसके पर्सपेक्टिव में? एफडीआई के पर्सपेक्टिव में। और जापान हमें ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, मदद भी प्रोवाइड करता है। और अगर हम उसके एग्जांपल्स देखें तो हमें दो अभी जो रीसेंट और इमर्जिंग एग्जांपल्स वो किस में निकल के आ रहे हैं, वो आ रहे हैं दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और एक आ रहा है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल नेटवर्क। ये दो ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें हमें ऑफिशियल असिस्टेंस प्रोवाइड हो रही है जापान के द्वारा। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोविड पीरियड में क्या होता है कि सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाता है, उसमें कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स ज्यादा क्रिएट होते हैं। तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये तीनों कंट्री मिलकर एक सप्लाई चेन रिसाइलेंस एक इनिशिएटिव को जन्म देती है, राइट। उसके बाद इसको कब जन्म दिया जाता है? इसको जन्म दिया जाता है कोविड का जो पीरियड था, पेंडेमिक जो पीरियड था, इसके में। और ये क्यों किया गया था? क्योंकि सप्लाई चेन को एक स्मूथ और स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में लेके आना था। तो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक जो हम इसके साथ रिलेशन बना रहे हैं। और डिफेंस, डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन हमारे किस पर्सपेक्टिव में इस कंट्री के साथ डेवलप हो रहे हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो रहे हैं क्वाड। क्वाड की जो फॉर्मेशन होनी है, ऑल्दो अभी इनफॉर्मल मीटिंग्स हैं, उसके जो मैंडेट हैं वो अभी फॉर्मली नहीं आए हैं, बट इन कंट्रीज के साथ, किसके साथ? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये चार कंट्रीज मिलके क्वाड बनाती हैं, राइट। उसके बाद फर्स्ट तो ये फॉर्मेशन होता है, सेकंड होता है G4 का फॉर्मेशन। ये जो चार कंट्रीज है, ब्राजील, जापान, इंडिया, जर्मनी, ये कंट्रीज क्या बोलती हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 मेंबर्स हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है, तो ये कंट्रीज क्या बिड कर रही हैं? एक दूसरे की परमानेंट सीट को बिड कर रही हैं। किसके अंदर? यूएनओ के अंदर। तो इन चार कंट्रीज को मिलकर एक ग्रुप बनता है G4 ग्रुपिंग। और 2+2 डायलॉग बहुत पावरफुल मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग है डिफेंस मिनिस्टर्स की और फॉरेन मिनिस्टर की। यूएसए के साथ, रशिया के साथ और जापान के साथ हम ये 2+2 डायलॉग करते हैं। उसके बाद बात की जाए तो एक्सरसाइज भी हम सारे आर्मर्ड फोर्सेस में रखते हैं, नेवी में, एयरफोर्स में, और उसके बाद अपना आर्मी में। नेवी में जो हम मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, यूएसए और इंडिया पहले इसमें कर रहा था, पर अब जापान भी इसमें सिंस 2015 से परमानेंट मेंबर हो गया है। उसके बाद आर्मी में हम धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज करते हैं, एयरफोर्स में हम शिन्नु मैत्री एक्सरसाइजेस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफेंस, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो सिंस 1952 से हम जापान के साथ इवॉल्व करते आ रहे
हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिलेशन को हम देखें तो टेक्नोलॉजिकल रिलेशंस में देखें तो न्यूक्लियर एनर्जी सिंस 2017 से हम न्यूक्लियर एनर्जी पे भी काम कर रहे हैं। और किस चीज में काम कर रहे हैं? सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब उसका पीसफुल यूज हम किया जाएगा। किस में जाएगा? आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो फर्स्ट हमारा न्यूक्लियर एनर्जी है। स्पेस मिशन पे भी हम इसरो और इनका जो JAXA JAX है, जो इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है, उसके साथ अब हम एक शेड्यूल हमने मिशन को किया है 2024 के लिए, जो लूनार मिशन है। ठीक है, लूनार मिशन फॉर एक्सप्लोरेशन के लिए। इसमें क्या है, आप ये कह सकते हो लैंडर और रोवर को वहां कहीं ना कहीं लैंड किया जाएगा। और वो मिशन 2024 के लिए हमने शेड्यूल किया है। किसके साथ मिलके? जापान के साथ मिलके। और कुछ इनोवेशन फंड हो गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गए, इन पे भी हम इसके साथ काम कर रहे हैं। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जापान इंडिया के अंदर बना रहा है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर भी हमने एक फंड बनाया है जापान के साथ मिलके, जिसको बोला गया फंड ऑफ फंड्स। उसके अंडर ये जो भी टेक्नोलॉजीज है, इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रही है, जो भी रिसर्च हो रही है, उस पर हम इस कंट्री के साथ मिलके काम कर रहे हैं। सो दिस इज टेक्नोलॉजिकल रिलेशन। अगर हम हिस्टोरिकल टाइज देखें, कल्चरल रिलेशन देखें इस कंट्री के साथ, हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धिज्म यहीं से फ्लरिश होता होता जापान तक पहुंचता है। तो एक रिलीजन की वजह से, एक रिलीजियस टाई, आप ये कह सकते हो कि स्पिरिचुअल प्रॉक्सिमिटी, मतलब जो हम इसके साथ क्लोज हैं, वो रिलीजन की वजह से भी हैं, राइट। उसके बाद कुछ एमिनेंट पर्सनैलिटी सिंस एंशिएंट टाइम इस कंट्रीज में कहीं ना कहीं विजिट करती हैं। और उधर की कंट्रीज में से या जापान में से भी यहाँ पे लाइक नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज यहाँ पे विजिट किया जाता है। लाइक फेमस पर्सनैलिटी या स्वामी विवेकानंद हो गया, टैगोर साहब हो गए, सुभाष बोस हो गए, और बोधि सेना एक इंडियन मॉन्क है, उन्होंने भी जापान में 752 AD में कहीं ना कहीं इस कंट्री में विजिट की। तो जो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं, आप ये कह सकते हो कल्चरल टाइज हैं, इस कंट्री के साथ एक नेक्स्ट लेवल पे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मल्टीपल एस्पेक्ट या मल्टीपल रिलेशन जो हम इस कंट्री के साथ बना रहे हैं या बनाते आ रहे हैं। बट इसमें कुछ चेंजेस भी हैं, कुछ कंसर्न्स भी हैं, मतलब कुछ चिंताजनक बातें भी हैं। अगर हम उस पर गौर करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात निकल के आती है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से निकल के आती है, और वो क्या है? वो है सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नो डाउट 2011 से ये एग्रीमेंट आ जाता है पेपर पे, और हम इस पे इम्प्लीमेंटेशन का काम भी शुरू कर देते हैं। बट जो ट्रेड की डेवलपमेंट होती है, अगर आप एक ट्रेड के स्टैटिस्टिक्स से देखो तो 2011 में जो हमारा ट्रेड था वो था 13 बिलियन, बट 2019 में सिर्फ ये बढ़कर होता है 18 बिलियन। अगर हम मोटा मोटी देखें सिर्फ 5 बिलियन का इंक्रीमेंट आता है। लेकिन जो सेपा एग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव, वो एग्रीमेंट बहुत बड़ा एग्रीमेंट है। उसके अंदर जो आप ये कह सकते हो कि डिडक्शन है, जो गुड्स की एग्जम्पशन है, वो बहुत ज्यादा रहती है। तो ये जो ये फिगर है, ये कहीं ना कहीं अभी आप कह सकते हो कि इतना फेवरेबल नहीं है ट्रेड के पर्सपेक्टिव में। और जो सबसे दूसरी चिंताजनक बात इंडिया के लिए है वो है ट्रेड इम्बैलेंस इंडिया के लिए। मतलब इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। उसका भी कोई कारण है। उसका कारण सबसे बड़ा ये निकल के आता है कि जापान के अंदर जो मिनिमम स्टैंडर्ड का जो एक आप ये कह सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हो कि थ्रेशोल्ड रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं रिजिड है। तो इंडिया की जो कंपनीज है उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये बैरियर साबित हो रहा है, राइट। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो। क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो को आप ऐसे समझिए कि जो डाटा जो भी जनरेट करता है इंडिया, उसमें बात करता है डाटा लोकलाइजेशन की। बट रिसेंटली G20 की एक मीटिंग होती है, उसके अंदर जापान भी पार्टनर है। तो जापान और कंट्रीज के साथ मिलके ओसाका ट्रैक एक टर्म का नाम है, एक जहाँ पे मीटिंग होती है उसकी बात की जाती है। वहाँ पे बात करता है डाटा की स्टैंडर्डाइजेशन की। क्रॉस बॉर्डर डाटा फ्लो में कहीं ना कहीं इंडिया की और जापान के इश्यू कहीं ना कहीं क्रॉस रोड की तरफ निकलते हैं, मतलब ये अलाइन नहीं होते हैं। और एक अगर हम बात करें, जापान और इंडिया एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। मतलब अफ्रीका रीजन में और एशिया रीजन में कहीं ना कहीं एक कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ग्रोथ कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली टैकल करने की बात की जा रही है, जो शी जिनपिंग का प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। लेकिन इसको 2016 में लॉन्च किया था। अगर हम 2023 में इसकी अगर हम रिपोर्ट कार्ड को चेक करें, इसकी प्रोग्रेस को चेक करें, तो कहीं ना कहीं ये अभी भी लैग कर रहा है। जो एक ये कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव है जापान का BRI, ये कुछ कॉजेज हैं, ये कुछ कंसर्न है। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, मतलब इन चीज़ों को कंक्लूड करें कि हमने इसके साथ मल्टीपल लेवल्स पे काम भी कर रहे हैं, हर एक सेक्टर पे काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंसर्न्स भी हैं।
उसका जो वे आउट हमारे लिए निकल के आता है, वे फॉरवर्ड निकल के आता है, ऑप्टिमिस्टिक अगर हम व्यू देखिए, फ्यूचरिस्टिक व्यू देखिए, वो आता है कि हमें जो सेक्टर्स में हमने इसके साथ रिलेशन बना रखे हैं उनको ही स्ट्रेंथन करने की नीड है, उनको ही अगर स्ट्रेंथ की जाए, उसको ही रोबस्ट किया जाए तो हम हर एक सेक्टर को टेक्निकली और स्ट्रेटेजिकली रोबस्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं, राइट। उसके साथ जो भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कंट्री के साथ चल रहे हैं, जो भी आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो सकता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, हाई स्पीड रेल की बात की जा रही है, रेल नेटवर्क की बात की जा रही है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की जा रही है, या किसी कॉन्टिनेंट में जाके ग्रोथ की बात की जा रही है, अगर हम इन्हीं ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को डेवलप करें, इन पे काम करें, तो निश्चित ही आने वाला जो समय होगा इस कंट्री के साथ मिलकर हम कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट लेवल पे अपने रिश्ते को, अपनी पार्टनरशिप को लेके जा सकते हैं। उसके बात करें जाए एसेट कॉमन से, एसेट मतलब जोर दे के बात अगर दोनों कंट्री का, कॉमन से मतलब कहीं ना कहीं दोनों की कॉमन कंसेंट, एक मत कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके मिले, जैसे कि यूएनओ में अगर सिक्योरिटी काउंसिल में इनको परमानेंट सीट की अगर हम बिड की जाए, दोनों कंट्रीज बात कर रही हैं, अगर इसको सपोर्ट मिले तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दोनों ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं दोनों कंट्रीज, और उसके बाद वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को बिग नो दोनों कंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिग नो, मतलब इसको ना की कहीं ना कहीं बात की जाती है। तो अगर इन कुछ पैरामीटर्स पे अगर मिलके काम किया जाए तो निश्चित ही जो हमारे रिश्ते आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि जापान के साथ एक अच्छे लेवल पे और उभरते हुए लेवल पे हम पा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया के रिलेशन जो जापान के साथ हाल ही में डेवलप हुए हैं। तो इस टॉपिक में अभी इतना ही, तो अभी के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच।